हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम पिछले वीडियोस में लाइट माइक्रोस्कोप को कवर कर चुके हैं। माइक्रोस्कोप भी कई तरीके की होती है, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है सैंपल को विजुलाइज करने के लिए। ठीक, मतलब हमारा जो भी सैंपल है उसका इनलार्ज व्यू, मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी हमने लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा, सबका अपना एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। लेकिन जितने भी लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं हमारे पास, वो हमें उतना बेहतर क्वालिटी का इमेज या फिर उतना मैग्नीफाइड व्यू नहीं दे पाते हैं। ठीक, मतलब हम ऐसा नहीं कि बहुत लाख टाइम तक उनको हम मैग्नीफाई कर सके, सबकी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो उन इस कमी को पूरा करने के लिए कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बहुत ही हाईली मैग्नीफिकेशन हमें मिलता है, मतलब हम हाईली मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है और रिजोल्यूशन होता है बहुत बढ़िया होता है। मतलब कि जो इमेज की क्वालिटी होती है, इमेज बहुत ही क्लियर नज़र आता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर भी बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी बहुत बढ़िया होता है, मतलब हम इमेज को 4 मिलियन टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, उतना बड़ा करके हम देख सकते हैं। ठीक, रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है, मतलब इमेज की क्वालिटी बहुत साफ़ होती है, बहुत ही क्लियर नज़र आता है इमेज हमें। ठीक है, तो ये तो दोनों बात हो गई कि क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है और मैग्नीफाई भी हम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ जाननी है, आपको इसका रीज़न जानना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन इतना बढ़िया क्यों होता है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया होने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ होती है बहुत ही कम। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, जो रिजोल्यूशन होता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक, तो इसका वेवलेंथ से क्या लेना देना है, देखिए इसका वेवलेंथ से बहुत ही डायरेक्ट कांटेक्ट है, रिलेशन है। हम लाइट माइक्रोस्कोप में कह सकते हैं कि विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं, तो 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज है उसका हम लाइट का वेवलेंथ यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, 1.2 नैनोमीटर या उससे भी कम है। ठीक, तो आप एक बार कंपेयर करके देखिए, 400 से 700 लेकर 1.2 नैनोमीटर में कितना बड़ा डिफरेंस है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, इसी की वजह से इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। ये तो एक रीज़न हुआ। अब इसका इलेबोरेट करना है कि ये चीज़ होती कैसे है। तो देखिए, रिजोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा तो ठीक, नहीं तो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में, और फिर अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आएंगे। तो देखिए, रिजोल्यूशन का मतलब होता है ना कि जो इमेज बनी है हमारी, उसकी क्लैरिटी कितनी है, मतलब वो इमेज कितना क्लियर है। मतलब हमारी ये कोई इमेज है तो कितना क्लियर है, जैसे अभी आप वीडियो भी मान लें देख रहे हैं आप, तो क्वालिटी आप इंक्रीज करते जाएंगे तो वीडियो की जो क्वालिटी है, जो क्लियर आपको है, उतना ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। 1080 पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक, तो ये होता है रिजोल्यूशन, मतलब इमेज की जो क्वालिटी है, जो क्लैरिटी है, वो कितनी ज़्यादा है। ठीक, तो ये है रिजोल्यूशन होता है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उनका रिजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक, और ऐसे माइक्रोस्कोप जिनका रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया माइक्रोस्कोप कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इनकी रिजॉल्विंग पावर बढ़िया होती है। देखिए देखिए रिजोल्यूशन का मतलब है कि जो पूरी ओवरऑल क्वालिटी है इमेज की, वो कितना क्लियर है, वो हुआ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है ना कि ऐसे देखिए कि दो पॉइंट्स हैं। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक, तो इस डिस्टेंस को पता कर लेना। ठीक, अगर कोई माइक्रोस्कोप इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको पता कर पा रही है, तो उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर।
क्या कहने का मतलब है, देखिए ये 2 पॉइंट्स है, ठीक, आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको बहुत दूर से देखें तो हमको ये एक पॉइंट ही नज़र आएगा, ठीक, बहुत दूर से देख रहे हैं आप, बहुत दूर से मतलब ये नहीं कि 50 कोस दूर चले गए, नहीं, तो मतलब बहुत दूर से देखेंगे तो हमें क्या कि ये एक पॉइंट नज़र आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है। तो मान लीजिए एक माइक्रोस्कोप ए है हमारे पास और एक माइक्रोस्कोप बी है हमारे पास। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ठीक, एग्जाम्पल के लिए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है बीच में, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। वहीं हमारे पास एक और 2 पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोप जो ए है हमारा, वो ये बता दे रहा है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। जो माइक्रोस्कोप ए है हमारा, वो ये बता दे रहा है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। वहीं जो हमारा माइक्रोस्कोप बी है, वो ये बता दे रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन जो हमारा बी माइक्रोस्कोप है, वो ये नहीं बता पा रहा है कि वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मतलब वो अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में 4 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होगा तो वो माइक्रोस्कोप उसको बता देगा, लेकिन उससे कम डिस्टेंस हुआ तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक, क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही है। तो आप एक बात बताइए, ए और बी में से अच्छा माइक्रोस्कोप कौन है, ठीक। ए माइक्रोस्कोप हमारा अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको भी ये बता दे रहा है, तो इसीलिए ये माइक्रोस्कोप बढ़िया है, ठीक, एज कंपेयर टू बी। तो कहने का क्या मतलब है कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब तो पहली बात तो ये होता है कि जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बीच की दूरी को बता देना, या फिर जो 2 पॉइंट्स हैं, अलग-अलग पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स एक पॉइंट नहीं है, इस बात को क्लियरली बता देना, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, ठीक। क्या 2 पॉइंट्स जो है वो अलग-अलग पॉइंट्स है, वो एक पॉइंट नहीं है, इस बात को क्लियरली बता देना हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। और जिस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है वो माइक्रोस्कोप अच्छा होता है, ठीक। तो इसका हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या लेना देना है, थोड़ा 2 मिनट इसको सुन लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम आते हैं। तो देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक। क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है ना, वो रिजॉल्विंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। रिजॉल्विंग पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, ठीक। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बताइए कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम यही होना चाहिए कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम रहे जितना हो सके, ताकि हमारा रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो सके, क्योंकि माइक्रोस्कोप वही अच्छा है जिसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक। तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने के लिए क्या ज़रूरी है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना हो सके उतना कम हो, ठीक। तो अब ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है ना, इसको एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को डी से डिनोट किया जाता है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 0.61 इंटू लैम्डा अपॉन एन इंटू साइन अल्फा, या फिर कहीं कहीं थीटा भी रहता है, ठीक। ये फॉर्मूला है। अब इसमें डी है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। 0.61 कांस्टेंट होता है। लैम्डा जो है हमारा, ये वेवलेंथ जो है, ठीक, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और साइन अल्फा होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच में जो एंगल बनता है वो। तो ये तो खैर अभी हम नहीं डिस्कस करते हैं, हमारा मेन फोकस है इस पे, लैम्डा पे, वेवलेंथ पे। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या है, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ठीक है, कि ये वाला जो हिस्सा होता है लैम्डा, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। लैम्डा हमारा वेवलेंथ जितना कम होगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक नॉर्मल चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है वो जितना कम रहे, ठीक, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमारी उतना कम होगा, और नहीं तो
ये डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा हो तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमारी उतनी कम होगी। ठीक, तो एक बात आप देख रहे होंगे ध्यान से, अगर सुना आपने, तो लैम्डा ये जो हमारी वेवलेंथ है, ठीक, लैम्डा जो हमारी वेवलेंथ है वो जितनी कम रहेगी वह तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी हमारा उतना कम होगा। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब जो हमारी ये लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो जितनी कम रहेगी तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी उतना कम होगा। और हमने अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। तो क्या हुआ, वेवलेंथ कम होती है मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है तो हमारी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, और हम यही चाहते हैं कि रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की रिजॉल्विंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और हमें बहुत ही अच्छी क्लियर इमेजेस मिल जाती हैं। तो ये होता है रीज़न इसका। ठीक, रीज़न इसका ये होता है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला जो है हमारा, ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब इतना जो हमने 10 मिनट का टॉपिक हो गया रिजोल्यूशन समझने में, तो आंसर देने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? तो पहले बात तो आपको ये बता देना है कि इलेक्ट्रॉन्स हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। वेवलेंथ अब बहुत ही कम होती है, और इसीलिए रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। और क्यों होती है तो उसके लिए आपको वो फॉर्मूला के साथ इलेबोरेट करना होगा। ठीक, आई होप क्लियर हो। अगर आपको रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे भी हो गया होगा। तो ये तो हुई बात हमारी किसकी, रिजोल्यूशन की। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ये सेटअप है, सेटअप तो पूरा ही है, और यहाँ पे हमारा जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप क्या कंप्यूटर है, ये भी लगा हुआ है। तो होता क्या है इसमें, ये एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है पूरा। ठीक, क्लोज चैम्बर हम कह सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है डायरेक्टली सिर्फ हमारे स्पेसिमेन से ही वो क्या हो, हिट करे, स्पेसिमेन के ही कांटेक्ट में आए। अगर एयर पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो एयर के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, एटम उनके सॉरी इलेक्ट्रॉन उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, इसीलिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे पूरा सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे होती है, अभी हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। फिर लेंसेज होती हैं, स्पेसिमेन रखा गया होता है। फिर नीचे फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है हमें हमारी, लेकिन हम उस इमेज को अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते जैसा हम ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये इमेज यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनेगी और यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। अब आते हैं, सेम डायग्राम है वही, बात करते हैं आगे क्या क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो क्या यूज़ करता है, अ बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अपने सैंपल को इल्यूमिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है। ठीक, हाई रिजोल्यूशन होती है इमेजेस की। क्यों होती है अभी हमने डिस्कस किया। तो इससे क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्ट्स को नैनोमीटर 10.9 मीटर 10.-9 जो है हमारी, वहाँ तक के स्केल पे भी वो क्या कर सकती है, मैग्नीफाई कर सकती है ऑब्जेक्ट को। ठीक, और उससे क्या होता है, यही चीज़ लिखी गई कि ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इमेजेस की हाई रिजोल्यूशन होती है और नैनोमीटर स्केल तक भी ये क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट्स को। और इससे क्या होती है, जो वैक्यूम में ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं और जो इमेज बनती है वो फॉस्फोफ्लोरोसेंट स्क्रीन पे बनती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है हमारी, उस पे बनती है, लेकिन हम उसको अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो हम देखते हैं। ठीक, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुई। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कस नहीं मतलब बनाया, ऑन्स रस्का ने पहली बार इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये एक जर्मन इंजीनियर थे और एकेडमिक प्रोफेसर भी थे ये। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक, पहली बार। तो ये बात हुई।
अब आइए हम बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल्स वगैरह पे, कि हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्या है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, टाइप्स है उनके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनका सैंपल प्रिपरेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल जो हमारा प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जनरल प्रिंसिपल हमारा क्या है, देखिए ये मान लीजिए हमारा एक सैंपल है, ठीक है, कोई भी हमारा एक सैंपल है और ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम। ठीक, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम से जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स आती हैं, हम उनको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हम इनको कहते हैं। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम से हमारी आ रही है। ठीक, यहाँ पे आ रही है, क्या यार कौन सा, यहाँ पे आ रही है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन्स आती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमारा सैंपल है। तो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन आई, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, इसने हमारे सैंपल को हिट किया। ठीक, सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरे। तो सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरे हैं तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल पे जाके काम करेंगे। ये हमारा जो सैंपल है तो ये एटम्स मॉलिक्यूल से ही तो मिलके बना हुआ है। तो हम इस सैंपल के एक एटम को लेंगे कि देखते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक, क्या हुआ, हम प्रिंसिपल डिस्कस करें, जनरल जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसको। तो उसके लिए हमने अपना एक सैंपल लिया है और इलेक्ट्रॉन बीम ले लिया है। इलेक्ट्रॉन बीम से जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सैंपल को हिट किया। सैंपल को हिट किया तो हम सैंपल के एक एटम को देख रहे हैं। अब एक एटम को आप देखेंगे, यहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। एक एटम को आप देखेंगे तो उस एटम में सेल्स होती हैं। ठीक, सेल्स होती हैं ऐसे, और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारी ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारी आई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट कर दिया। तो ये वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से हट गया। ओहो, इसको हिट किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से हट गया। ठीक, और ये चला गया कहीं दूसरी, बाहर निकल गया, ये चला गया कहीं और। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्ट आता है हमारे बीम से, इलेक्ट्रॉन बीम से, और वो इलेक्ट्रॉन जब एटम के, सैंपल के एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है, इजेक्ट कर देता है, मतलब इसने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, हिट करने की वजह से कोलाइड करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या है कि देखिए दो तीन फेनोमेना है, टर्म्स है, अब भी आप जन देख लीजिए। जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों चीज़ हमने ये डिस्कस करी। तो प्रिंसिपल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स में देखिए होता क्या, एक बार पूरा ओवरव्यू मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो सैंपल को हिट करती है। ये हमारा सैंपल है। तो दो फेनोमेना होगा, एक तो होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आई और ये बिना कुछ किए ही डायरेक्ट यहाँ से निकल गई, ट्रांसमिट हो गई। ठीक, एक चीज़ ये हुई। उसके बाद क्या होता है, ये पहला केस होता है। दूसरे केस में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आई और उन्होंने सैंपल को हिट किया, सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड किया। तो जब वो कोलाइड करते हैं ना, तो कई सारी स्कैटरिंग पैटर्न होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करते हैं कोलाइड करने के बाद, तो कई तरह की स्कैटरिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, कई तरह की सिग्नल्स जनरेट हो जाती हैं। तो उन सिग्नल्स के बेसिस पे ही इमेज फॉर्मेशन होती है। तो उसी का हम एक जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या होता है उसमें। तो पहला केस तो यही हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने सैंपल को हिट किया, मतलब सैंपल गया डायरेक्ट, कुछ नहीं हुआ, ट्रांसमिट हो गए, जैसे आए वैसे निकल गए इधर से। तो पहला केस ये हो जाता है। दूसरा केस में क्या होता है, अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला पैटर्न हमने ये डिस्कस किया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को के साथ कोलाइड किया, हिट किया, वो वहाँ से इजेक्ट हो गया, तो उसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा, अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए यही हमारी शेल है। उसके बाद क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। ठीक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन।
अब ये इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन, इस सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ कोलाइड नहीं किए, जैसे आया वैसे यहाँ से चला गया, ठीक, चला गया। तो इसको हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड। ठीक, आया जैसे वैसे ही बैक स्कैटर हो गया। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कोलाइड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये एक होता है, एक ये स्कैटरिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ये दूसरा। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमें एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि ये हमारी इलेक्ट्रॉन आई, ठीक, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आए, इसने क्या किया, ये सबसे जो लोअर शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को इसने हिट कर दिया है। तो मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया, ये हिट हो गया, चला गया, गायब हो गया यहाँ से, और इधर कहीं चला गया। ठीक, तो सबसे लोअर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, तो इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, और आउटर शेल मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लोअर मोस्ट में आ गया तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, एनर्जी रिलीज होती है, और कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ वाली एनर्जी होती है, एक्सरे वेवलेंथ वाली एनर्जी होती है। ठीक, तो उसको अलग अलग डिटेक्टर्स कैप्चर करते हैं। तो कई और तरह की है, हमें 3 ही जाननी है, 3 में हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल जो वर्किंग प्रिंसिपल है। तो हमने कहा कि एक चीज़ होगी कि बीम, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इस सैंपल के पास, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डायरेक्ट पास कर जाएंगे, इधर से ट्रांसमिट हो जाएंगे। एक केस तो ये हो जाता है। दूसरा केस ये होगा और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा केस ये होगा कि अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, एक सैंपल है हमारा, अब इसको जब हिट करेंगे, इसके एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग पैटर्न्स में वो कोलाइड करते हैं। तो एक तो हमारा क्या हो जाता है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मतलब किसी एक एटम को इसने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया, वो इजेक्ट हो गया, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बन जाता है वो। फिर दूसरा ये हो जाएगा कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आता है वैसे ही वापस चला जाता है, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किए हुई, तो बैक स्कैटर्ड हो जाता है। तीसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर मोस्ट जो शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मतलब वो इजेक्ट कर देता है लोअर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो उस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए आउटर मोस्ट का शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी होती है, तो उसको पर्टिकुलर डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं और इमेज फॉर्मेशन होती है। तो ये एक जनरल हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमने जनरल डिस्कस किया। तो वही चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया सब डायग्राम के फॉर्म में लिखा गया आपको नोट्स के लिए। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सब सेल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पहले हम सेकेंडरी, एक हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये इजेक्ट कर दिया, तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आया बिना कुछ किए ही, मतलब किसी के साथ कोलाइड किए ही वापस स्कैटर्ड हो गया, वापस चला गया, तो उसको बैक स्कैटर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिफ्लेक्ट बैक या फिर स्कैटर्ड बैक हो जाते हैं। ठीक है, सैंपल से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद तीसरा पैटर्न हमें एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लोअर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल वाला इसको यहाँ पे आ जाता है, मतलब लोअर मोस्ट में, और इसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये 3 तरह के हमें क्या है देखने को मिलते हैं पैटर्न। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं, ये एमिटेड होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं और अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो क्या होता है कि आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो भी एक्सरे के फॉर्म में। ठीक, तो ये जो एक्सरे होता है स्पेसिफिक एनर्जी होती है और उसको एक्सरे डिटेक्टर्स लगे होते हैं वो कैप्चर करते हैं। तो ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक जो हम कह सकते हैं स्कैटरिंग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स की कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक टॉल वैक्यूम कॉलम के फॉर्म में होता है जो वर्टिकली माउंटेड होता है, ऊपर हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। तो टॉल वैक्यूम के फॉर्म में होता है। उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन गन किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होती हैं, ऑप्टिकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो लेंसेज होती हैं वो कह सकते हैं कि ग्लास की होती हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होती है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप वाली लेंसेज नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होती हैं। स्पेसिमेन होल्डर होता है, वो भी स्पेशल तरह का स्पेसिमेन होल्डर होता है। इमेज वीविंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, ठीक, क्योंकि हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं तो देखने के लिए सेटअप वगैरह होते हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, ठीक। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, ये हीटेड टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनोड लगा हुआ होता है, कैथोड लगा हुआ होता है। जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। और ये जो एनोड होता है ना, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। हाई वोल्टेज से इनको कनेक्ट किया जाता है। जब प्रोवाइड किया जाता है इनको तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और एनोड होता है परफोरेटेड होता है, मतलब कह सकते हैं होल होता है, उसी में से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं नीचे, जो भी हमारी सिस्टम्स है, लेंसेज है, उनके पास पहुंचता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन गन इसमें लगा हुआ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या करती हैं, इसमें कई तरह की लेंसेज होती हैं, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, तो कंडेंसर लेंस का काम तो होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको स्पेसिमेन पे फोकस करना एक जगह, ठीक है। ऐसे कुछ अगर बीम्स आ रही है तो उनको एक जगह स्पेसिमेन पे फोकस कर देना। तो एक तो कंडेंसर लेंस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है। एक दूसरा कंडेंसर लेंस भी होता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर एक थिन टाइट बीम के फॉर्म में ही जाए, इधर उधर ना हो, उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये एक तरह का हुआ। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो स्पेसिमेन से जब पास करती है, तो दूसरी जो मैग्नेटिक कॉइल होती है, ठीक है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंसेज है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स वगैरह है। तो दूसरा जो हमारी लेंस होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, जिसका क्या होता है, हाई पावर लेंस होती है, वो इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज बनाती है, मतलब एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस पर होती है। उसके बाद प्रोजेक्टर लेंस होता है, ये क्या करता है, ये भी फर्दर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। उसके बाद ये जो सारी जो लेंसेज है वो इमेज मैग्नीफायर मतलब मैग्निफिकेशन का काम करती रहती है। और भी इंटरमीडिएट लेंसेज भी लगी होती है मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। स्पेसिमेन होल्डर होता है, तो जैसे हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में स्टेज होती थी ना, स्टेज पे हम अपना स्पेसिमेन रख देते थे, तो चूंकि वहाँ पे हम लाइट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेशल तरह का स्पेसिमेन होल्डर होता है हमारे स्पेसिमेन को रखने के लिए, ठीक। वो क्या होता है, एक्सट्रीमली थिन कार्बन का होता है और मेटल ग्रिड से कवर्ड होता है, मतलब ऐसा कुछ ग्रिड के फॉर्म में होता है, ठीक। और बहुत ही थिन कार्बन की फिलामेंट होती है, कह सकते हैं फिल्म होती है। ऐसा कुछ स्पेसिमेन होल्डर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद इमेज वीविंग और रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, जो फाइनल इमेज बनती है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे बनती है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक। फ्लोरोसेंट स्क्रीन के नीचे कैमरा होता है रिकॉर्ड करने के लिए, इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए, जो हमें हमारे सिस्टम पे देखने को मिलेगी। फिर वैक्यूम सिस्टम होता है वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जनरल कंपोनेंट्स हैं हमारे। अभी हम जब रे डायग्राम्स देखेंगे ना वर्किंग का, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब वही यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल लिखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, यूजेस सिग्नल्स अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम विद द सैंपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स क्रिएट होती है, उनसे अलग अलग सिग्नल्स प्रोड्यूस होते होते हैं। और इन्हीं सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है जो भी हमारा सैंपल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए, मॉर्फोलॉजी और कॉम्पोजिशन के बारे में जानने के लिए, ठीक। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन गन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है। उसके बाद दो सेट लगे होते हैं कंडेंसर लेंसेज की, जो क्या करते हैं, जो फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन पे, ठीक है, और एक टाइट बीम के फॉर्म में, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देखिए,
इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो मतलब हम सोर्स लगाया हुआ इलेक्ट्रॉन गन का, लेकिन अपने आप नहीं जाएँगे, तो हमें बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन और नीचे कॉलम में डालने के लिए, जाने के लिए, ठीक है? ऐसे जाने के लिए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। 100 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक की वोल्टेज मतलब प्रोवाइड की जाती है इनको, ठीक है? टंगस्टन फिलामेंट के बीच में और एनोड के बीच में। ओके, ताकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे कॉलम में जाएँ। उसके बाद क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है, यहाँ पे बहुत ही, अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे स्पेसिमेन बहुत ही थिन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन्स होते हैं उनको अल्ट्रा थिन किया जाता है, ठीक है? 20 से 100 नैनोमीटर थिन किया जाता है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इतना पतला सेक्शन काटने के लिए। तो उस स्पेसिमेन को लिया जाता है, इतने थिन को स्पेसिमेन को, और उसको स्पेसिमेन होल्डर पे रखा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो स्पेसिमेन से पास करते हैं, या तो ट्रांसमिट कर जाएंगे, या फिर जब उससे टकराएंगे तो अलग-अलग स्कैटरिंग पैटर्न होगा, ठीक है? उस सैंपल की थिकनेस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निर्भर करेगा कि किस तरीके का स्कैटरिंग पैटर्न जनरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक? जितना डेंसर होगा रीजन, स्कैटरिंग वहाँ पे उतनी ज़्यादा होगी और वो रीजन डार्क नज़र आएगा, ठीक है? और इसके अपोजिट जो होगा वहाँ पे, मतलब जितना थिनर रीजन होगा वहाँ पे कम स्कैटरिंग होगी, वो ब्राइट नज़र आएगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम अलग-अलग टाइप्स के माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। ये हम जनरल एक ओवरव्यू बस देख रहे हैं, ठीक? उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्पेसिमेन से पास होकर ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचती हैं, वहाँ पे मैग्नीफिकेशन होती है, फिर वहाँ पे प्रोजेक्टर लेंस पे पहुंचती हैं, फर्दर मैग्नीफिकेशन होती है, कुछ इंटरमीडिएट लेंसेज भी लगी होती हैं जो और मैग्नीफाई करती हैं। तो कई तरह की लेंसेज लगी होती हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। तो ये हमारा एक जनरल हमने प्रिंसिपल देखा और कॉम्पोनेंट देखा, और हाँ, प्रिंसिपल और कॉम्पोनेंट हमने देखा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, दो तरह की हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम टैम कहते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सैम कहते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं। तो टैम क्या है? TEM is the technique where an electron beam is transmitted through an ultra-thin specimen which interacts with the specimen as the electron passes through it. TEM में क्या होता है? देखिए, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया वर्किंग प्रिंसिपल कि क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रही हैं और ये हमारा स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन अल्ट्रा थिन होना चाहिए, 20 से 100 नैनोमीटर तक का होना चाहिए। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं, इसको हिट करेंगे, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना कि ये इसको ऐसे ट्रांसमिट करके चली जाती है, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रॉन्स आई, ट्रांसमिट हुई, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन, कोलाइजन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक? तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो आपको डेफिनेशन में लिखनी है कि टैम क्या होता है, कि टैम टैम एक ऐसा टेक्निक है, या फिर कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे एक्सेलरेटेड जो बीम होती है वो ट्रांसमिट की जाती है अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन से। अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन से ऐसे पास कर जाएंगी, और जो स्पेसिमेन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट करता है, वहाँ से पास कर जाती है। ये टैम होता है। अब जो टैम है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप है जो ब्रॉड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक? और हम टैम की मदद से 2D इमेज देखते हैं, ठीक? 2D इमेज यहाँ देखते हैं क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैम में, सॉरी, सैम में हम 3D इमेज देखते हैं, ठीक? तो टैम में हम सैंपल की इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 2 डायमेंशनल इमेज देख सकते हैं। जो टैम में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वहाँ पे जो सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, वो इनक्रेडिबली थिन होना चाहिए, बहुत ही पतला, अल्ट्रा थिन, 150 नैनोमीटर से कम का होना चाहिए, ठीक? मतलब 150 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, पतला होना चाहिए उससे भी, ठीक? जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास कर सके। जब इलेक्ट्रॉन्स सैंपल से पास कर जाते हैं तो एक डिटेक्टर लगा होता है और वहीं पे 2D इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक? जो टीएम्स होती हैं इनका बहुत ही मैग्नीफिकेशन हाई होता है, 10 से 50 मिलियन टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है इनका। और टेम्स का, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर और सेलुलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए। आइए वर्किंग की बात करते हैं। देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रॉन सोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन गन है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन में क्या होगा,
यहाँ पे कैथोड होगा, यहाँ पे परफोरेटेड एनोड होगा, यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और परफोरेटेड इलेक्ट्रॉन्स से ये इलेक्ट्रॉन्स आए और ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन शो किया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन आए और वो कंडेंसर लेंस के पास पहुंचे। तो कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है? कंडेंस करना, एक जगह कंडेंस करके इलेक्ट्रॉन की बीम को और स्पेसिमेन पे फोकस करना। तो एक कंडेंसर लेंस क्या करता है? पहला वाला उसको कंडेंस करता है और दूसरा जो कंडेंसर लेंस होता है उसको एक टाइट बीम में बना के देते हैं। तो ये दोनों कंडेंसर लेंस है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन बीम पास करिए और यहाँ पे स्पेसिमेन होल्डर पे हमारा सैंपल स्पेसिमेन रखा गया है। तो इस सैंपल से ये ट्रांसमिट कर दी जाएगी, ठीक है। हमने कहा ना कि दो केसेस होंगे, या तो ट्रांसमिट कर जाएगी आई जैसे वैसे ही चली जाएगी, नहीं तो स्कैटरिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, वो हमें सैम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सैंपल से आई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीम, सैंपल से ट्रांसमिट हुई, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पहुंचती है, यहाँ पे एक बार मैग्निफिकेशन होगी, फिर कुछ इंटरमीडिएट लेंसेज और लगी होती है, वहाँ पे फर्दर और मैग्निफिकेशन होती है, फिर प्रोजेक्टर लेंस होता है, यहाँ पे और मैग्निफिकेशन होती है और बाद में फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमारी क्या है? इमेज बन जाती है। इस इमेज को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें हमारा जो मैग्नीफाइड इमेज है वो देखने को मिलता है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा रे डायग्राम है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन्स आए कंडेंसर लेंस पे, पहला कंडेंसर लेंस ने उसको कंडेंस किया, दूसरा एक टाइट बीम बना देता है इलेक्ट्रॉन बीम की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचते हैं, इंटरमीडिएट लेंस पे, प्रोजेक्टर लेंस पे फर्दर मैग्निफिकेशन होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमारी इमेज बन जाती है और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है, डिटेक्ट करने के लिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारा इमेज देखने को हमें मिल जाता है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब क्या है इसमें कि इमेज यहाँ पे बनती कैसे? ये तो रे डायग्राम हो गई, हाँ हाँ ऐसे ऐसे आती है। तो देखिए क्या होता है ना, जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा तो होगा क्या, स्पेसिमेन का जो थीन एरिया होगा, ठीक है, पतला एरिया होगा, लाइटर एरिया होगा, ठीक, जहाँ पे लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब हमारा कोई स्पेसिमेन होगा, एलिमेंट एटम्स वगैरह तो उसमें होंगे ही ना। तो जो स्पेसिमेन का थीन एरिया होगा, पतला वाला एरिया होगा या फिर लाइटर एलिमेंट्स वाला एरिया होगा, लाइटर एलिमेंट्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो ऐसे वहाँ पे जब एटम्स होंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया थिन है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो ट्रांसमिट कर जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आया वैसे ट्रांसमिट करके चला गया। तो जब थिन एरिया होगा, पतला एरिया होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे वहाँ से, ठीक है। और स्कैटरिंग तो होगी नहीं क्योंकि वो पास कर जाएंगे, पतला है बहुत ही एरिया, ऊपर से हमारा सेक्शन खुद ही बहुत पतला होता है, ठीक। तो उस पतले सेक्शंस में से भी जो थिनर एरियाज होती हैं, लाइटर एलिमेंट्स वाला जो एरिया होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं और वो रीजन ब्राइट नज़र आता है इमेज में, ठीक है, इमेज में ब्राइट नज़र आता है, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो डिटेक्टर के पास पहुँच जाते हैं, ठीक। स्कैटर तो होते ही नहीं है क्योंकि पतला इतना है सेक्शन, मतलब ऐसे समझिए कि ये हमारा कोई क्या है, स्पेसिमेन है, ये वाला जो रेड वाला हिस्सा है वो बहुत ही थिन है, पतला है बहुत, लाइट एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, ये सब क्या कर जाएंगे, ट्रांसमिट कर जाएंगी और ये जो थिनर एरिया है यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए, ट्रांसमिट कर गए, स्कैटरिंग हुई ही नहीं। तो ये इमेज हमें ब्राइट नज़र आती है, ठीक है, इमेज में ब्राइट नज़र आता है वो हिस्सा, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स पास करके डिटेक्टर के पास पहुँच जाते हैं और डिटेक्टर के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हमें ब्राइट इमेज देखने को मिलेगी, ठीक। तो इमेज कैसे बनता है, ब्राइट इमेज कब बनेगी, ऐसे स्पेसिमेन के उस एरिया से ब्राइट इमेज बनती है जहाँ पे स्पेसिमेन बहुत ही पतला होता है या फिर वहाँ पे लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे हमें ब्राइट पार्ट नज़र आता है इमेज का, ठीक। उसका ऑपोजिट डार्क एरिया कब नज़र आता है इमेज में, तो जहाँ पे थिकर एरिया होता है, डेंसर एरिया होता है या फिर हेवियर मेटल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, ऐसे मेटल जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऐसे मेटल्स सॉरी ऐसे एटम वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब थिकर एरिया है तो वहाँ से स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आए और वो स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स में स्कैटर कर सकते हैं वो, ठीक। इससे क्या होता है,
जब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हो जाएंगे तो वो डिटेक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो वहाँ पे डार्क स्पॉट, वहाँ पे डार्क इमेज बनेगी। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क इमेज कब बनती है समझ में आ गया। ब्राइट स्पेसिमेन के उस हिस्से से जहाँ से पतला हिस्सा होगा, स्पेसिमेन का थिन एरिया जो होगा, लाइट एटम वाला एरिया होगा, वहाँ से ज़्यादातर एलिमेंट्स पास कर जाएंगे, ट्रांसमिट कर जाएंगे। इसीलिए वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे और इसीलिए वहाँ पे ब्राइट इमेज बनेगी। इमेज में वो हिस्सा ब्राइट नजर आएगा। वहीं थिकर एरिया से, डेंसर एरिया से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर कर जाएंगे, वो डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए वो डार्क बनेगा। ठीक, तो ये होता है इसका वर्किंग कि हाँ ऐसे तो चलता है, ऐसे आएंगी। और ब्राइट एरिया और डार्क एरिया कब बनती है, ये बात हो गई हमारी। ठीक, सैंपल यहाँ से इंटरेक्ट हुई तो यहाँ से क्या हुआ, जो थिनर एरियाज होंगी वहाँ पे ब्राइट बनेगा और जो डार्कर डेंसर एरिया होगी वहाँ पे डार्क इमेज बनेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये हमने वर्किंग देख लिया कि हाँ ऐसे काम करता है, कब डार्क बनेगा कब लाइट बनेगा। ठीक, कंट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा, डार्क और लाइट बनेगा तो अच्छे से विजिबल होगा। अब एक आएगा ना कि जो सैंपल प्रिपरेशन किया जाता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो बहुत केयरफुली किया जाता है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है इन लोगों के साथ। तो उसको भी जानना है आपका, और सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो टॉपिक भी है अलग से, सैंपल प्रिपरेशन लाइट माइक्रोस्कोप के लिए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जो अभी हमने देखा कि यहाँ पे सैंपल प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए सैंपल प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स हैं इसमें। तो सबसे पहला तो फिक्सेशन होता है। तो फिक्सेशन क्यों किया जाता है ना, कि उस सैंपल को फर्दर कोई खराबी ना आए उसमें, जो भी हमारा स्पेसिमेन है, सैंपल है, वो डेटोरिएट ना हो, उसमें कोई डैमेज ना हो, इसके लिए उसको फिक्स किया जाता है। फिक्स किया जाने का क्या मतलब है कि सेल के स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, स्टेबलाइज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिविंग सेल्स को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लिविंग सेल्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, डेड सेल्स होंगी, तो वो फर्दर डेटोरिएट ना हो, खराब ना हो, इसके लिए उनका फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, फिक्सेशन का मतलब कि फिक्सेशन करने से जो सेल होती है जो स्टेबलाइज हो जाती है, और फिक्सेशन के लिए ग्लूटरल डिहाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक, ग्लूटरल डिहाइड का यूज़ किया जाता है फिक्सेशंस के लिए। इससे क्या होती है ना, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंटली क्रॉस लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक, तो डिटोरिएशन नहीं होगी। तो पहला स्टेप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये होता है, क्या होता है, फिक्सेशन की जाती है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि प्रॉपर पीएच इज मेंटेन्ड बाय बफर। अब बफर के माध्यम से पीएच को मेंटेन कर दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए सेल जब लिविंग थी तो कुछ पीएच और था, डेड हो गई तो पीएच और हो गया, फिर हमने फिक्सेशन करी तो पीएच में अगर इम्बैलेंस होगा तो खराबी आ सकती है। इसीलिए बफर के माध्यम से, पीएच बफर के माध्यम से पीएच को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये होता है। उसके बाद तीसरा होता है सेकेंडरी फिक्सेशन किया जाता है। सेकेंडरी फिक्सेशन के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करती है ना, ये स्ट्रक्चर की जो इमेज, जो सेल स्ट्रक्चर है उसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देती है और उसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देती है, वो और ज़्यादा स्टेबल रह जाता है। ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होती है, ये फॉस्फोलिपिड की हेड रीजन से बाइंड कर देती है। सेल जो हमारी होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फॉस्फोलिपिड की होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। ठीक, तो इसके हेड रीजन से बाइंड कर जाती है, जिस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होती है, और डेटोरिएशन को रोक देती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये और जो प्रोटीन्स है उनकी स्टेबलाइजेशन में भी मदद करती है और उनको जेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जेली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो सेकेंडरी फिक्सेशन होता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और उसको इपॉक्सी रेजिन में इम्बेड कर दिया जाता है। ठीक, इम्बेड कर दिया जाता है इपॉक्सी रेजिन में, मतलब उस सेल से हमने डिहाइड्रेशन करवा दिया, ये पानी रिमूव हो गया, अब उसको क्या कर दिया जाता है, इपॉक्सी रेजिन में डाल दिया जाता है। इससे क्या हो जाती है, थे बहुत ही हार्ड प्लास्टिक मटेरियल जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इससे क्या होगा कि जब उसकी थिन सेक्शनिंग की जाएगी, उसको काटा जाएगा, तो उस पर जो प्रेशर पड़ेगा तो वो उस प्रेशर को क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, ब्रेक नहीं होगी। ठीक,
अब इस रेजिन में हमने उस सेल को डाल दिया, ठीक, एम्बेड कर दिया, तो उसको सेट होने के लिए या तो रात भर छोड़ दिया जाता है या फिर 60 डिग्री ओवन पे छोड़ दिया जाता है सेट होने के लिए। तो चौथा स्टेप डिहाइड्रेशन होता है। पांचवा स्टेप होती है सेक्शनिंग, ठीक। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम होता है इंस्ट्रूमेंट, इसकी मदद से पतले सेक्शन किए जाते हैं। 50 से 100 नैनोमीटर थिन, मतलब थिक जो सेक्शन है वो काटे जाते हैं। अब इन सेक्शन को ग्रिड पे रख दिया जाता है, ठीक है। ग्रिड गोल्ड कॉपर का बना होता है, उस पे रख दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सैंपल प्रिपरेशन होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। पहला स्टेप क्या होता है, फिक्सेशन किया जाता है ग्लूट्राल्डिहाइड की मदद से ताकि सेल डेटोरिएट ना हो। उसके बाद पीएच मेंटेन किया जाता है। सेकेंडरी फिक्सेशन किया जाता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बाद। उसके बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है, फिर एम्बेड कर दिया जाता है उसको एपॉक्सी रेजिन में, जिससे वो थिक हो हार्ड हो जाता है। और उसके बाद सेक्शनिंग कर दी जाती है, उसके थिन स्लाइसेस बना दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। ओके, वर्किंग हमने देख लिया। कंपोनेंट्स हमारे जो जनरल हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंपोनेंट्स देखे वहीं उसमें भी आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अलग से आप डिटेक्टर और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो भी लिख सकते हैं। फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, सैंपल प्रिपरेशन हो गया, वर्किंग हो गया, और जो रे डायग्राम है वो। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, सैम की। तो देखिए सैम जो है ना, सैम के माध्यम से हम क्या करते हैं, 3D इमेज देखते हैं, ठीक, 3 डायमेंशनल हमें इमेज देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम ना सेक्शंस नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सरफेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं। यहाँ पे सरफेस की इंफॉर्मेशन, हमें सरफेस की जो डिटेल होती है वो मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इंसेक्ट का लेते हैं, तो इंसेक्ट का 3D इमेज हमें देखना है, तो उसको स्कैन करता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक। तो यहाँ पे उसको उसके लिए भी सैंपल प्रिपरेशन का मेथड है, यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हमें सरफेस की जो जानकारी है वो हम लेते हैं, यहाँ पे हम सेक्शंस नहीं करते हैं। ओके, तो दो बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सरफेस की जानकारी हमें मिलती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और 3D इमेज मिलती है। तो scanning electron microscopy is a highly versatile technique used to obtain high resolution images and detailed surface information of sample। ठीक है, क्या हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलती है हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और यहाँ पे हमें सरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक। ये क्या है कि एक ऐसा टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो कि एक फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है, क्या करने के लिए, सरफेस को स्कैन करने के लिए। किसी भी स्पेसिमेन को सरफेस की स्कैनिंग जब की जाती है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से की जाती है, और ग्रेटर रिजोल्यूशन वाले हमें इमेजेस मिलते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो सैंपल का सरफेस होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है उसको फोकस करता है, और जैसे ही वो सरफेस से टकराएंगी तो अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक, जो कि अलग अलग सिग्नल्स जनरेट करते हैं, और उन्हें डिटेक्टर्स की मदद से उन सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जाता है और इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। तो जनरल प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने कहा था ना कि एक तो होगा ट्रांसमिशन, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन या आएगी यहाँ से ट्रांसमिट कर जाएगी, तो ये वाला चीज़ कब होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वहाँ पे हमने स्कैटरिंग की कोई बात नहीं की कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। अब सेम में क्या होगा कि टकराएंगी जब वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम इससे हमारे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो क्या होगा, अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स होंगे, सिग्नल्स जनरेट होंगे, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे बीम में, जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है, तो वो क्या करते हैं, जो सैंपल के एटम होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है सरफेस टोपोग्राफी के बारे में जानने के लिए, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे सरफेस इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हुई इसका जनरल इंट्रोडक्शन की क्या क्या होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ पे रियल टाइम में, मतलब करंट में भी हम देख सकते हैं मॉनिटर के यूज़ करके, मतलब वहाँ पे मॉनिटर सिस्टम तो लगा हुआ ही होता है स्क्रीन पर देखने के लिए। उसके बाद क्या है कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर दो मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ डिटेक्टर है जो सैम में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। सैम में यूज़ होने वाले दो
कॉमन तरह के डिटेक्टर है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। आप याद करिए हमने शुरू में इसको डिस्कस किया है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा एक, तो जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेल्स के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसको इजेक्ट कर देगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ होता है सेम में। उसके बाद बैक स्कैटर्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है बिना किसी से कोलाइड किए हुए वापस चला जाता है तो वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए भी कौन होता है, BSD बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सैम में। अब देखिए डायग्राम देखिए इसका सैम का, वाइट लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से कैथोड एनोड होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आई, कंडेंसर लेंस ने इलेक्ट्रॉन को कंडेंस किया, पहले वाला कंडेंस करेगा और दूसरे वाला एक बीम बना देगा, टाइट बीम बना देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब पढ़ेंगे ये, तो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से कहाँ पे आएंगे, हमारे जो प्रोजेक्टर लेंस है वहाँ पे आएंगी। फिर प्रोजेक्टर लेंस के बाद यहाँ पे हमारा सैंपल रखा हुआ है। ठीक, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारा सैंपल यहाँ था, यहाँ पे हमारा यहाँ है सबसे नीचे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे सैंपल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आई। अब सैंपल क्या है, सैंपल के सरफेस से वो टकराएंगी, तो जब स्कैटरिंग होगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स हिट करेगा सैंपल को तो अलग अलग पैटर्न्स में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। तो कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो उसके लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होगा। कुछ बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो उनके लिए बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो उनके लिए ऐसा डिटेक्टर लगा होगा। तो कई तरह के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिखाया गया है, तो यहाँ पे कई तरह के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन होती है, वहाँ पे हमें मैग्नीफाइड इमेज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा एक जनरल पूरा रे डायग्राम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आप देख सकते हैं बना के। इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, कंडेंसर लेंस इसको कंडेंस करता है, फिर बीम इसका बना देता है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पे यहाँ पे ना ये मैग्नेटिक कॉइल, यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक कॉइल वहाँ पे होता है, डिफ्लेक्शन के लिए होता है ये। ठीक, फिर यहाँ पे प्रोजेक्टर लेंस होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, अलग अलग डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ये सैंपल होता है, इससे टकराई और अलग अलग स्कैटरिंग पैटर्न्स जनरेट होती हैं और इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये हमारा सैम हो गया। अब सैम के लिए भी क्या है हमारा जो सैंपल प्रिपरेशन वो है। इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं हम कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है। कंपोनेंट्स, तो मेजर कंपोनेंट तो वही है, इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन सोर्स के क्या क्या यूज़ की जाती है, टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है, लैंथेनम हेक्साबोराइड और फील्ड एमिशन गन, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के तौर पे। उसके बाद लेंसेज होती हैं, तो कई सारी लेंसेज होती है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन में मतलब जनरली जो देख रहे थे उसमें भी हमने देखा। कंडेंसर्स लेंसेज होती है जो फोकस करेंगी स्पेसिमेन पे। उसके बाद कई सारी इंटरमीडिएट लेंस भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी होती हैं, प्रोजेक्टर लेंस भी होती है, तो कई तरह की स्कैनिंग मतलब लेंसेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होती है। स्कैनिंग कॉइल लगा हुआ होता है, ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है बीम को ओवर द स्पेसिमेन सरफेस। ठीक, देखिए डिफ्लेक्ट करता है कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आइए, हमारी जो बीम है वो ऐसे आ रही है और हमारा सरफेस, हमें सरफेस का 3D डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है, तो सिर्फ एक ही जगह पे पड़ेगा तो हम कैसे देख पाएंगे, तो उसको पूरा क्या करना है, हर जगह देखना है ना, तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉइल लगा हुआ होता है। ठीक, हर जगह उसको पहुँचाने के लिए बीम को, ठीक, स्कैनिंग कॉइल होता है। उसके बाद डिटेक्टर होता है, तो कई सारे डिटेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है। ठीक है, ये सारे डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया बात। अब आ जाते हैं कि इसके सैंपल प्रिपरेशन में क्या होता है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी सैंपल प्रिपरेशन वैसा ही होता है, थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो क्लीनिंग और कटिंग, तो ये तो हम उसमें भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल हो वो साफ़ हो, तो वो चीज़ की जाती है।
तो दूसरा फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन, तीसरा डिहाइड्रेशन, चौथा ड्राइंग, पांचवा बाउंटिंग और छठा कोटिंग। एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है क्लीनिंग और कटिंग। इसमें क्या होता है कि क्लीननेस जो है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। गंदा होगा स्पेसिमेन ही तो इमेज कहाँ से ढंग की बनेगी। तो सैंपल को वॉश किया जाता है एसीटोन या फिर इथेनॉल से। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक बाथ का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक, फिर उस सैंपल को एक ऐसे साइज में कट किया जाता है जो सैम का जो चैम्बर है उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक, ये नहीं कि चैम्बर से बड़ा होगा या छोटा होगा तो अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन किया जाता है। तो बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात करें, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल और भी कोई सैंपल देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सैंपल की बात करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनको फिक्स किया जाता है ग्लूटरल्डिहाइड या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की मदद से, ये हमने देखा। उसके बाद डिहाइड्रेशन होता है, वाटर को रिमूव कर दिया जाता है सैंपल से। ठीक है, इथेनॉल या फिर एसीटोन सॉल्यूशन की मदद से। उसके बाद वाटर को हम रिमूव क्यों कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हमने वैक्यूम क्रिएट करके रखा हुआ है पूरे सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिस्टम में, तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे या फिर एयर के मॉलिक्यूल होंगे तो उनके साथ इलेक्ट्रॉन कांटेक्ट में आ गया तो फिर क्या होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अब उस सैंपल से पानी निकल चुका है तो वो क्या है, वैक्यूम एनवायरनमेंट जो क्रिएटेड है उसके लिए क्या है, एक्यूरेट बन चुका है। अब उसके बाद ड्राई किया जाएगा, उसको सुखाया जाएगा। सैंपल से वाटर तो रिमूव हो चुका है, अब उसको सुखाया जाएगा। तो कई सारे ड्राइंग टेक्निक्स हैं, सैंपल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सैंपल है, उस हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स है सुखाने के लिए उस सैंपल को। तो एक तरीका तो है क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग यूजेस लिक्विड CO2 टू अवॉइड सरफेस टेंशन आर्टिफैक्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तक, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखकर उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है लिक्विड CO2 की मदद से। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, मान लीजिए कोई सैंपल है एग्जाम्पल के लिए कि 20 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो उसको सुखा दिया जाएगा इतने 20 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा, तो उस टेम्परेचर पर उसको कर दिया जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेट मेथड्स इंक्लूड एयर ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग। इसके अलावा एयर ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग मेथड्स को भी अप्लाई किया जाता है उस सैंपल को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। अब एक बार वो सैंपल क्या हो गया, ड्राई हो चुका है, तो अब उसको माउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्राइड जो सैंपल है उसको एक कंडक्टिव एडहेसिव या फिर कार्बन टेप की मदद से उसको चिपका दिया जाएगा, जो भी हमारा स्टेज है, स्पेसिमेन स्टेज है, कह सकते हैं होल्डर है, उस पर। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए जो पाथ है, रास्ता है, कि अब इस पे हमने मान लीजिए कि एडहेसिव की मदद से माउंट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो पाथ अपना फॉलो करके आएगा और यहाँ से कोलाइड कर सकता है। तो माउंटिंग की जाती है, उसके बाद कोटिंग की जाती है। ठीक है, नॉन जो कंडक्टिव सैंपल्स है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर सकते, ऐसे सैंपल्स की कोटिंग की जाती है। तो नॉन कंडक्टिव सैंपल्स नीड अ थिन लेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक गोल्ड और पैलेडियम। तो जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उनको एक थिन लेयर गोल्ड, पैलेडियम, टंगस्टन, इन सारी की मेटल्स की मदद से उनको कोट कर दिया जाता है, उनको चारों तरफ कोटिंग कर दी जाती है उनकी। इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट चार्जिंग इफेक्ट्स दैट कैन डिस्टॉर्ट द इमेज। तो ये क्या करता है कि चार्जिंग इफेक्ट को कम कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक, नहीं तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं तो क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है वो प्रोसेस को। तो ये क्या है, पूरा स्टेप है हमारा किसका, सैंपल प्रिपरेशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, इसमें हम 3D इमेज देखते हैं और सरफेस इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, तो उसको स्पेसिमेन को देखने से पहले उसको स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको इथेनॉल एसीटोन की मदद से क्लीन किया जाएगा। ठीक है, वॉश किया जाता है। उसके बाद ग्लूटरल्डिहाइड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जैसे एजेंट्स की मदद से उनको फिक्स कर दिया जाता है और स्टेबलाइज कर दिया जाता है, ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, उसमें कोई डैमेज ना हो। उसके बाद वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उनको एडहेसिव कार्बन टेप्स की मदद से माउंट कर दिया जाता है और फिर कुछ मेटल्स से कोट कर दिया जाता है। तो ये स्टेप्स है सैंपल प्रिपरेशन के। अब आते हैं हम पार्ट्स, हमने तो डिस्कस कर ही लिया था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एडवांटेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मटेरियल रेयरली डिस्टॉर्टेड बाय प्रिपरेशन। तो जैसा हमने देखा कि स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है इन लोग के स्पेसिमेन के साथ प्रिपेयर किया जाता है, तो इससे क्या होता है फर्दर वो जो हमारा सैंपल होता है वो ख़राब नहीं होता है, डिटोरिएट नहीं होता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, चूँकि मैग्नीफिकेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं एटॉमिक लेवल सेलुलर लेवल पर जाकर बहुत अच्छे से। उसके बाद डाइवर्स एप्लीकेशन, मतलब इसका बहुत जगह एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा और लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, अगर कम अमाउंट में भी हम लें तभी भी हम अपना काम कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैंपल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब लिमिटेशन इसकी भी है। रिजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन तो बहुत बढ़िया है, बट लिमिटेशन क्या है ये देखिए कि सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका ये है कि हम लाइव सेल्स को इसमें नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइव सेल्स को नहीं देख सकते, ठीक। ये सबसे बड़ा एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज वेरी लो, द ऑब्जेक्ट शुड बी अल्ट्रा थिन। फॉर दिस द स्पेसिमेन इज ड्राइड एंड कट इनटू अल्ट्रा थिन सेक्शंस बिफोर ऑब्जर्वेशन। तो हम डिस्कस किया हमने कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, स्पेशली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, तो वहाँ पे सैंपल को अल्ट्रा थिन माइक्रोटोम्स की मदद से अल्ट्रा थिन 50 से 100 नैनोमीटर या 120 नैनोमीटर तक क्या किया जाता है, अल्ट्रा थिन किया जाता है। ऐसे सैंपल्स को ही हम देख पाते हैं। तो एक तो उनको काटने में अलग दिक्कत है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि अगर थोड़ा बहुत थिक हो गया तो फिर जो हम चाहते हैं वैसा एक्यूरेट रिजल्ट, ऐसा इमेज नहीं बन पाएगा। तो ये एक इसका लिमिटेशन कहा जा सकता है, ठीक। उसके बाद की नेक्स्ट है कि एज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स इन अ वैक्यूम, द स्पेसिमेन शुड बी कम्प्लीटली ड्राई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, वैक्यूम में काम करता है, तो किसी भी तरीके का एयर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो क्या है, दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पूरा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ रह गया, हवा रह गई, वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए, तो क्या हो सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद है एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, उनको मेंटेन करना भी बहुत क्या कहते हैं कि कौन क्या कहते हैं उसको यार, मतलब बहुत थकान वाला काम कह सकते हैं, या फिर बहुत टाइम टेकिंग है। मेंटेनेंस इसका बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत होती है इसमें। इसीलिए नॉर्मली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद ये लार्ज होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। आपने फिगर में भी देखा है, और भी इमेजेस आप गूगल कर सकते हैं, ठीक। और वाइब्रेशन से, किसी तरह का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर थोड़ा भी आसपास वाइब्रेशन या मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर वो सेंसिटिव होते हैं, उसको उसके कैप्चर में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, लेंसेज होती हैं। तो एक्सटर्नल अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या फिर है, ये क्या अफेक्ट कर सकते हैं उसको, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद है रिक्वायरिंग रिसर्चर्स ट्रेनिंग। तो जैसा कि इसमें बहुत ज़्यादा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा है तो उसको, एक तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे काम करता है, सैंपल प्रिपरेशन कैसा है। तो एक फुली ट्रेंड पर्सन ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट कर सकता है, ठीक। तो जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो अगर हम नॉर्मली भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता है, तभी भी देखकर, थोड़ा बहुत सीख कर भी वो उसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को रिसर्च जो पूरा ट्रेंड पर्सन है वहीं उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये सारे कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या किया जाता है, इनको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल्स, ऑर्गेनिक सैंपल्स, इनऑर्गेनिक सैंपल्स, हर चीज़ में, ठीक है। कोई केमिकल है वहाँ पे, कोई ड्रग है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, मतलब हर तरह के सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री में फूड की प्योरिटी चेक करने के लिए हर जगह चेक किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सेल्स हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, बैप्सी सैंपल, मेटल क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हर जगह इनका वाइड रेंज एप्लीकेशन है।
उसके बाद इंडस्ट्रियली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनको क्वालिटी कंट्रोल और फेलर एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, उनकी प्योरिटी वगैरह क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। उसके बाद जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड डिजिटल कैमराज एंड फ्रेम ग्रैबर्स टू कैप्चर द इमेज। तो जो मॉडर्न जो एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बनाए जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स का यूज़ किया जाता है, जो जिसमें क्या होता है डिजिटल कैमरास लगे हुए हैं, तो उससे और ज़्यादा इमेज जो होता है अच्छे से कैप्चर होता है और विजुलाइज किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ इसकी एप्लीकेशंस है और ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ओके, तो ये नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।